सुमित्रानंदन पंत और उनका काव्य। जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि कोसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि के रूप में, रचनाकार के रूप में, खड़ी बोली हिंदी के सुसंस्कृत, परिनिष्ठित गद्य सृजक के रूप में हिंदी जगत में अपनी पहचान बनाते हैं। उन्होंने अपनी अनेक रचनाओं के माध्यम से अपने जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से हिंदी जगत को जो प्रदेय उनका है, जो अवदान उनका है, वह वास्तव में स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, अनुपम और विलक्षण है। उनकी बहुत सी काव्य रचनाओं का, काव्य संग्रहों का एक भंडार हिंदी जगत में उपलब्ध होता है। उसी में आस्था नामक काव्य संग्रह भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भगवद दृष्टा होते कवि, भूत भविष्यत का समर स्थल, रुद्र मन्यु अब टूट रहा, ये जो शीर्षक हैं कविताओं के, और उन कविताओं के शीर्षकों की जो सार्थकता है वह उसकी वस्तु के आधार पर हम देख सकते हैं। उनका जो शब्द चयन है, उनका जो भाषा विन्यास है, ये उनकी अध्ययनशीलता को, उनके गंभीर चिंतन और मनन को भी हमारे समक्ष व्याख्यायित करता है। उनके काव्य संग्रहों के शीर्षक भी हम देखें, चाहे वो वीणा हो, वाणी हो, आस्था हो, युगपथ हो, पल्लव हो, प्रकृति के प्रतीक बिंब वो बनाते चलते हैं। और एक अटूट आस्था, एक अटूट विश्वास, एक भक्ति भावना, वो उस अदृश्य शक्ति के प्रति भी और प्रकृति के सौंदर्य के प्रति भी प्रकट करते चलते हैं। ओ मानव मन, मूल स्रोत पकड़ो आस्था का, बाह्य विश्व की से बड़ा विश्व, और भगवान जब मैं, इस तरह की कविताओं से कवि पंत की मनस्थिति का, मनोभावों का, उनकी वैचारिकता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। सत्यकाम भी उनकी एक रचना है जिसमें जिज्ञासा शीर्षक से महत्वपूर्ण कविता हमें मिलती है। गीत अगीत उनका एक काव्य संग्रह है। आज चेतना चलती भू पर, देश काल भय कहां रह गया, ओ संपद ललसा वृद्ध, मुझे ज्ञात है मुझे शांत रहने दो, इस तरह की कविताएं। संक्रांति, भारत जननी, अपनी मातृभूमि के प्रति, भारत भूमि के प्रति उनका जो श्रद्धा भाव है, आदर भाव है। ऐसे ही मुक्ताब, ग्राम कवि, गांव के लड़के, इस संग्रह में इस तरह की कविताएं। तो जो लोक जीवन है, पर्वत श्रृंखलाओं में जो लोक संस्कार है, जो लोक की जीवन शैली है, लोक गीत, लोक रीतियां हैं, लोक परंपराएं हैं, और जो गांव में जिस प्रकार की कविता का सृजन होता है, गांव के युवा और शैशव अवस्था वाले बच्चे जिस तरह से क्रीड़ा आदि करते हैं, मेघों के पर्वत, शांति और क्रांति,
नाच, मन मयूर नाच, पतझड़, इसी तरह सौवर्ण, रजत शिखर जिसमें वन मरमर की बात की गई, शरद का गीत भी संग्रहित किया गया। ये सब इस बात की द्योतक कविताएं और काव्य संग्रह हैं कि वास्तव में प्रकृति की संवेदनशीलता को, मनुष्य की संवेदनाओं को, भावनाओं को, उसके वैचारिक उतार चढ़ावों को पंत जी ने जिस सूक्ष्मता से, जिस गहन गंभीर चिंतन से आत्मसात किया है, वह एक विलक्षण उपलब्धि है। सन 1916 से 1977 तक पंत जी की काव्य चेतना का निरंतर विस्तार होता रहा। 1900 में जन्म लिया, 1916 से वो काव्य सृजन करते रहे। लगभग 60-61 साल उनकी काव्य यात्रा का कार्यकाल रहा है। 1936 तक सुमित्रानंदन पंत पूरी तरह छायावादी सौंदर्य के कवि बन गए थे। सौंदर्य चेतना, सौंदर्य के प्रतिमान, सौंदर्य की सूक्ष्म अनुभूतियां उनकी कविताओं में, उनकी भाषा में, उनके बिंब विधान में हम सहज ही इसका अनुभव कर पाते हैं। वो बहुत सौंदर्य चितेरे, सौंदर्य बोध और सौंदर्य चेतना के विलक्षण कवि के रूप में विख्यात रहे। उनके 1936 से 40 तक उनके सृजन पर कुछ समय के लिए मार्क्सवादी प्रभाव भी दिखाई दिया। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का जो एक परिवर्तित दर्शन था, जो सोच थी, जो मार्क्सवाद का प्रभाव साहित्य और साहित्य जगत पर पड़ रहा था, कुछ समय के लिए पंत जी भी उससे प्रभावित हुए। किंतु 1940 से 1965 तक पंत जी की सोच, उनकी दृष्टि, उनका दर्शन बदल गया। मार्क्सवाद से उनका मोह भंग हुआ और वो अरविंद दर्शन, महर्षि अरविंद के दर्शन से प्रभावित हुए। इस महर्षि अरविंद दर्शन का प्रतिबिंबन हम उनकी काव्य रचनाओं में देख पाते हैं। 1965 से 1977 तक उनकी कविता में एक विकासात्मक अभिनव चेतना, एक नई नवीन मौलिक चेतना जो क्रमशः विकसित होती हुई प्रतीत होती है, उसको हम देख पाते हैं। ये उनकी सृजनशीलता की शक्ति है जो विकासोन्मुख प्रतीत होती है। पंत जी ने अपनी काव्य यात्रा का प्रारंभ छायावादी युग से ही किया था और इस छायावादी काल में उनकी रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन जैसी महत्वपूर्ण 4 काव्य रचनाएं, काव्य संग्रह ये प्रकाश में आए भी। और उनमें जो प्रकृति का के प्रति जो समर्पण था, जो प्रेम था, जो श्रद्धा थी, वो बाकी सब कवियों की तुलना में अलग और विलक्षण थी, सर्वोपरि थी, दर्शनीय थी। विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। अब ये जो एक कल्पना की रचना धर्मिता है, ये जो प्रकृति को जीने का एक विलक्षण गुण है पंत जी के पास, वह अन्यत्र दुर्लभ है। सन 1936 के आसपास जब मार्क्सवादी दर्शन से वो प्रभावित हुए तो युगांत, युगवाणी और ग्राम्या जैसी रचनाएं प्रकाश में आई। ये मार्क्सवादी चिंतन का दबाव और प्रभाव उन पर था और इन रचनाओं में उसी मार्क्सवादी बौद्धिकता
को हम देख भी पाते हैं। लेकिन 40 के एकदम बाद पंत जी अरविंद दर्शन के अनुयायी हो गए, उधर आकृष्ट हुए और इस समय काल कार्यकाल में उनके जीवन में आत्ममंथन, आत्मचिंतन और आत्मानुभूति इनका समावेश हुआ। परिणाम स्वरूप स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल ऐसी दुर्लभ रचनाएं जो कि महर्षि अरविंद दर्शन से प्रभावित होने के बाद प्रकाश में आई, वो प्रकट हुई। पंत जी पर नव मानवतावाद का प्रभाव भी मुखर रूप से दिखाई देता है। नव मानवतावाद का संदेश उनकी रचनाओं में उत्तरा तथा कला और बूढ़ा चांद जैसी काव्यकृतियों में मिलता है। इस तरह सुमित्रानंदन पंत का जो समस्त काव्य संसार है वो वास्तव में विराट, विशाल और विकासात्मक चेतना का काव्य प्रतीत होता है, दिखाई देता है। जब हम पंत जी के काव्य की समग्रतः विशेषताओं पर, उनके काव्यगत वैशिष्ट्य पर विचार करते हैं तो पहली प्रमुख प्रवृत्ति जो अपनी विशेषताओं के साथ प्रकट होती है वह उनका प्रकृति प्रेम, प्रकृति चित्रण है। उन्होंने प्रकृति के अंग उपांगों का कहीं उद्दीपन रूप में, कहीं आलंबन रूप में, कहीं मानवीकृत रूप में चित्रण किया है। उस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही मां, वह अपनी वह बाली में सजा हृदय की थाली में, रूप रंग रज सुरभि मधुर मधु, भरकर मुकुलित अंगों में मां क्या तुम्हें रिझाती है वह, खिलखिल बाल उमंगों में, हिलमिल हृदय तरंगों में। ये जो भाव व्यंजना है, ये जो प्रकृति को अभिन्न जीवन अंग मानकर देखने, जीने की अदम्य शक्ति है, यही प्रकृति की जो सहज कोमल भावनाएं हैं उनको उद्घाटित करती है। प्रकृति सौंदर्य के प्रति सुमित्रानंदन पंत का गहन आकर्षण रहा है और नारी सौंदर्य को भी वो अतिक्रमित कर देता है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। वो प्रकृति को वरीयता देते हैं, वो प्रकृति की महत्ता को रेखांकित करते हैं। इसलिए वो बड़े स्पष्ट शब्दों में, मुखर शब्दों में कहते हैं कि बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। क्यों? क्योंकि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। प्रकृति से नाता वो तोड़ नहीं सकते, उसके विषय में सोच नहीं सकते। ये जो वृक्ष हैं, ये जो लताएं हैं, ये जो पल्लव पत्ते हैं, ये जो पुष्प हैं, ये जो फलित होते हुए प्रकृति के उस सौंदर्य को विकीर्ण करते हुए पेड़ पौधे हैं, रंग बिरंगे पुष्प हैं, तितली और भंवरे हैं, ये सब उन्हें विमुग्ध किए रहते हैं। इसलिए पंत प्रकृति के कुशल चितेरे माने जाते हैं। उन आधुनिक हिंदी कविता में जब प्रकृति चित्रण की बात आती है, उपस्थित होती है, तो सबसे पहले
सुमित्रानंदन पंत का ही नाम स्मरण हो आता है। दूसरी विशेषता सौंदर्य निरूपण की है। सौंदर्य पर प्रकाश डालते हुए सुमित्रानंदन पंत ने अपनी काव्य रचना के संदर्भ में विभिन्न सौंदर्य प्रकारों को समुचित स्थान प्रदान किया। इस सौंदर्य निरूपण को 3 तरह से विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रकृति सौंदर्य, दूसरा मानवीय सौंदर्य, तीसरा दिव्य या अलौकिक सौंदर्य। प्रकृति सौंदर्य में प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण और अंकन वो करते चलते हैं। मानवीय सौंदर्य में मनुष्य के विभिन्न रूपों का चित्रण वो करते हैं, स्त्री रूप में, पुरुष रूप में, बाल रूप में, तमाम तरह से। तो एक सौंदर्य दृष्टि जो पंत को अलग करती है, वो उस तरह से सौंदर्य की परतों को उघेड़ते हैं कि वह हमारे सामने अनायास हमें मुग्ध कर लेने वाली, मोह लेने वाली अवस्था में प्रकट होता है। छायावादी काव्य को प्रकृति काव्य भी कहा गया है। सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति को अपने जीवन का अभिन्न अंग, अभिन्न हिस्सा माना है और उसके कई निगूढ़तम रहस्यों को कोमल भाषा में प्रकट करने का, प्रकाशित करने का सफल प्रयास भी किया है। तुहिन बिंदु बनकर सुंदर, कुमुद किरण से सहज उतर, मां तेरे प्रिय कदमों में अर्पण जीवन को कर दूं इस उषा की लाली में। तो ये जो उषा काल की लालिमा है, ये कितना मोह लेने वाली, आत्मविस्मरण की स्थिति में ले जाने वाली लालिमा है। इसलिए जब वो मानवीय सौंदर्य की बात करते हैं तो प्रकृति सौंदर्य और मानव सौंदर्य दोनों को एक ही संवेदना सूत्र में गुम्फित करते हुए चलते हैं। पंत जी ने अपने काव्यगत विकास में, क्योंकि क्रमशः जैसे जैसे रचनाएं आती गईं वैसे वैसे उनकी काव्य चेतना, उनकी सौंदर्य चेतना ये विकसित होती चली गई। प्रकृति के अंतर्गत ही मानवीय सौंदर्य की झलक देखने की क्षमता और शक्ति, कला ये पंत जी के पास थी और प्राकृतिक सौंदर्य को वे सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सुंदर हैं विहग, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, निर्मित सबकी तिल सुषमा से, तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम। ये जो एक नजरिया है, ये जो एक दृष्टिकोण है पंत का, ये वास्तव में उन्हें अलग करता है। इसी तरह अलौकिक सौंदर्य, दिव्य सौंदर्य की बात भी वो करते हैं। उन्होंने अप्सराओं के दिव्य सौंदर्य के दर्शन भी अपनी कविताओं में कराए। मोह की कालिमा मिटाकर सात्विक उज्ज्वलता से हमारे तन मन को सींचने वाली दिव्य सौंदर्य सुधा से अनुप्राणित ग्राम देवता ने भी कवि की काव्य वाटिका को बहुत ही सुशोभित किया, सुमनों से, सौंदर्य से सुसज्जित किया। दिव्य सौंदर्य का दृष्टांत उनका स्वाभाविक है, अलग से दिखाई देता है। अभिराम तुम्हारा बाह्य रूप मोहित कवि मन, नभके नीलम संपुट में तुम मरकत शोभन, पर खोल निज अंतःपुर के पुट गोपन, चिर मोह मुक्त कर दिया देव तुमने यह जन। रहस्य भावना भी उनकी कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आत्मा और परमात्मा की पारस्परिक प्रणयानुभूति को रहस्यवाद कहा जाता है और पंत जी के रहस्यवादी होने में बाह्य प्रभावों का विशेष स्थान, भूमिका रही है। टैगोर की गीतांजलि इन प्रभावों में प्रमुख रही है। मां की छवि को सृष्टि के दर्पण में, विशेष रूप से प्रकृति के दर्पण में वो प्रतिबिंबित करते हैं। उनको मां प्रकृतिमयी दिखाई देती है।
इसलिए एकाकार होने पर पंत ने अपने आप को प्रकृति के रूप में ही परिवर्तित कर दिया। तुहने बिंदु बनकर सुंदर, कुमुद किरण से सहज उतर, माँ तेरे प्रिय पद पद्मों में अर्पित जीवन को कर दूं इस उषा की लाली में। पीड़ा और करुणा का स्वर भी पंत जी की कविता में सुनाई देता है। वो वेदना और करुणा की प्रधानता को अपनी कविता में पिरोते चलते हैं। उन्होंने जीवन के सुख को क्षणिक माना है, इसलिए समस्त विश्व में व्याप्त वेदना का अस्तित्व उसे वो चिरंतन मानते हैं। ग्रंथि में वो कहते भी हैं, आज का सुख कल का आह्लाद और कल का सुख आज विषाद, समस्या स्वप्न गूढ़ संसार, पूर्ति जिसकी उस पार। इस तरह से अन्य अनेक स्थलों पर वेदना कैसा करुण उद्धार है, वेदना ही अखिल ब्रह्मांड यह, तुहिन में तृण में उपल में लहर में, तारकों में व्योम में है वेदना। विद्रोह असंतोष का स्वर भी उनकी कविता में कहीं कहीं हम देख सकते हैं। पल्लव में विशेष रूप से उसकी भूमिका में भी हम उसको पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर पल्लव की भूमिका में अनेक प्राचीन रूढ़ियों परंपराओं के प्रति पंत के विद्रोही हृदय और उनके रूपों में अभिव्यक्त हुई तमाम तरह की अनुभूतियां, ये पंत को एक अलग तरह का, एक विलक्षण प्रकार का कवि घोषित करती हैं। इसलिए मित्रों, कह सकते हैं कि घने लहरे रेशम के बाल, मिलिंदों से उलझी गुंजार, मृणालों के मृदु तार, मेघ सा संध्या का संसार, वारिसे उर्मी है उभार, मिले हैं उन्हें विविध उपहार, तरुण मन में विस्तार। ये जो मूल्य चेतना, मूल्य बोध और परंपराओं के प्रति आस्था, ये तमाम तरह की विशेषताएं उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलती हैं। हम कह सकते हैं कि पंत न केवल छायावादी काव्यधारा के अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य, हिंदी वांग्मय और भारतीय वांग्मय के विलक्षण कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने सर्वात्मवाद की स्थापना की, अद्वैतवाद में उन्होंने और सर्वात्मवाद में अंतर करते हुए उसको महत्वपूर्ण माना है। तो इस विषय को यहीं विराम देते हैं। अगली बार नए विषय के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।